हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम में। आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में मुगल वंश के शाहजहाँ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जहांगीर और अकबर के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में सबसे सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ था, तो इसीलिए इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ था। इसे शाहजहाँ की उपाधि दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में मिलती है। इसका मूल नाम जो था, मतलब बचपन का नाम जो था, वो शहजादा खुर्रम था। तो चलिए हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं एक, ठीक है। तो चलिएगा, शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी सन 1592 में लाहौर में हुआ था। इसकी माता का नाम जगत गोसाई था, जिसे जहांगीर ने मल्लिका ए जहाँ की उपाधि दी थी। जगत गोसाई को जहांगीर ने मल्लिका ए जहाँ की उपाधि दी थी। जो मल्लिका ए जहाँ की उपाधि दी थी, जो जगत गोसाई थी, वो जोधपुर के मोटा शासक उदय सिंह की पुत्री थी। जोधपुर के मोटा शासक उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, ठीक है। शाहजहाँ का जो मूल नाम था वो खुर्रम था। इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ था, जो शासक बनने पर इसका नाम दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। शाहजहाँ का जो विवाह हुआ था सन 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। शाहजहाँ का जो पहला विवाह हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिससे शाहजहाँ को 14 संतानें हुई थीं, जिनमें मात्र 7 संतानें जीवित रही थीं, जिनमें 4 पुत्र थे। जो जीवित संतानों में 4 पुत्र जीवित रहे थे। पहला था दारा शिकोह, दूसरा था शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद बख्श। अगली जो पुत्रियां थीं वो जहांआरा, रोशनारा और गौहनारा, 3 पुत्रियां थीं। शाहजहाँ शासक बनने से पहले दक्षिण भारत का सूबेदार होता है, दक्षिण भारत में होता है। जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है लाहौर में, तो क्या होता है, उस समय जहांगीर की विधवा पत्नी नूरजहाँ जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार को मुगल बादशाह घोषित करती है, मतलब जहांगीर का उत्तराधिकारी घोषित करती है। लेकिन आसफ खां जो होता है वो शाहजहाँ के पक्ष में होता है, शाहजहाँ के पक्ष में होता है। तो क्या होता है, उस समय शाहजहाँ जो होता है वो दक्षिण भारत में होता है, और आसफ खां पक्ष में इसलिए होता है क्योंकि आसफ खां की पुत्री का विवाह, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह हुआ था शाहजहाँ के साथ, जबकि नूरजहाँ की पुत्री जो शेरे अफगान इस्तगल की पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह हुआ था शहरयार के साथ। इसलिए नूरजहाँ शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहती, जबकि आसफ खां जो होता है वो शाहजहाँ को उत्तराधिकारी बनाता है। तो आसफ खां क्या करता है, एक बनारसी व्यक्ति द्वारा गुप्त संदेश शाहजहाँ के पास पहुंचाता है। शाहजहाँ तुरंत ही दक्षिण से आगरा की तरफ आता है। इधर क्या करता है, आसफ खां शहरयार को लाहौर के निकट युद्ध में पराजित कर देता है, और एक द्वार बख्श नाम का व्यक्ति होता है, जिसे शाहजहाँ, द्वार बख्श नाम का व्यक्ति होता है, जो खुसरो का पुत्र होता है, जहांगीर के पहले पुत्र खुसरो का पुत्र होता है, जिसे आसफ खां उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। जब शाहजहाँ आगरा आ जाता है, तब उसे खुसरो समेत 5 व्यक्तियों की हत्या करके शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठता है 4 फरवरी सन 1628 में। सन 1628 में गद्दी पर बैठता है। अब हम शाहजहाँ के सैन्य अभियानों की बात करते हैं। शाहजहाँ का सबसे पहला जो सैन्य अभियान था सन 1634 में था छोटा तिब्बत। छोटा तिब्बत का जो शासक होता है वो अब्दुल्ला होता है। तो शाहजहाँ अपने सेनापतियों से ये आदेश देता है कि तिब्बत पर अधिकार किया जाए। तो तिब्बत से बिना युद्ध किए तिब्बत का जो शासक होता है शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर देता है। इधर इसके बाद में ये असम में अभियान चलाता है, रतनपुर पर अधिकार करता है, मालवा पर अधिकार करता है, पालमऊ पर अधिकार करता है, कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार करता है। कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र पर प्रारंभ में भेजता है, एक बार पहले भेजता है, उसमें इसे सफलता नहीं मिलती है, जबकि बाद में 1654 में भेजता है अभियान, तब इसे सफलता मिल जाती है और कुमायूं गढ़वाल को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, इसके दक्षिण विजय अभियानों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा था। ठीक है, गोलकुंडा था, इसने दक्षिण में जीता था, और बाद में अपने पुत्र
औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। विद्रोह इसके समय में बहुत से हुए थे, जिनमें खाने जहां का विद्रोह था सन 1628 से 31 तक, बुंदेलों का विद्रोह था सन 1628 में, उसके बाद में पुर्तगालियों का विद्रोह था सन 1631 में। पुर्तगालियों को इसने दमन किया था सन 1631-32 में। क्या होता है, इसकी जो पत्नी होती है मुमताज़, उसकी नौका का अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं पुर्तगाली, और पुर्तगाली बिना किसी व्यापारिक अनुमति से बंगाल में व्यापार कर रहे होते हैं, और वहाँ के आम जो नागरिक होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। उनका जनजीवन बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है आम नागरिकों का, और इसके साथ साथ में मनचाहा व्यापार करते हैं और लूटपाट भी करते हैं, जिस वजह से शाहजहाँ अपनी सेना भेजता है और पुर्तगालियों को से युद्ध करता है, जिसमें पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। और बताया जाता है हजारों पुर्तगाली इस युद्ध में मारे गए थे, और कुछ पुर्तगाली हुगली नदी में डूब गए थे, और कुछ पुर्तगाली भाग गए थे, और बाद में जो बचे हुए पुर्तगाली थे उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इसके समय में सन 1630 और 32 में गुजरात, खानदेश, दक्कन में भयंकर सूखा पड़ा था तथा प्लेग की बीमारी फैल गई थी। इसके समय में गुजरात, खानदेश और दक्कन में भयंकर सूखा पड़ा था सन 1630 और 32 में, और उसी समय प्लेग बीमारी फैल गई। तो बताया जाता था कि बहुत ही बुरी भयानक स्थिति हो गई थी। सड़कों पर, गलियों में शवों को देखा जाता था, मृत व्यक्तियों को देखा जाता था। तो इसने इस क्षेत्र में सूखा और प्लेग की बीमारी करने के लिए प्लेग की बीमारी को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए, और इस क्षेत्र का पूरा राजस्व माफ़ कर दिया था। राजस्व जो कर वसूला जाता था उस कर को माफ़ कर दिया था, और 70 लाख रुपए का मुआवजा दिया था इस क्षेत्र के सुधार के लिए। बताया जाता है 70 लाख का मुआवजा दिया था इस क्षेत्र के सुधार के लिए। इसकी जो पत्नी थी, जिसका नाम मुमताज़ महल था, जिसे मरियम उज जमानी की उपाधि इसने दी थी, मुमताज़ महल इसे प्रेम से इसे मुमताज़ महल कहा करता था, जबकि मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। तो जिनकी मृत्यु 7 जून सन 1631 में बुरहानपुर में हो जाती है। बुरहानपुर एक खानदेश का मुख्यालय होता है, दक्षिण भारत का, जिसे प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, बुरहानपुर में हो जाती है। तो अब बुरहानपुर में जब इसकी मृत्यु होती है, उसका कारण ये होता है, इसके मुमताज़ के 14वीं संतान पुत्री का जन्म होता है, जिससे प्रसव पीड़ा होने की वजह से मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में मुमताज़ महल को बुरहानपुर में ही दफनाया जाता है। बाद में सन 1653 में इसके अस्थि अवशेष आगरा लाकर ताजमहल में दफना दिए जाते हैं। बाद में सन 1653 में अस्थि अवशेष बुरहानपुर से लाकर के आगरा के ताजमहल में दफना दिए जाते हैं। मुमताज़ की मृत्यु के समय शाहजहाँ की 14वीं संतान का जन्म हुआ था, जिस वजह से जो पुत्री होती, जिस वजह से शाहजहाँ मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। सन 1658 में शाहजहाँ के बीमार पड़ने की खबर, शाहजहाँ जो होता है वो बीमार पड़ जाता है, तो यह खबर इसके पुत्रों तक पहुंच जाती है। कुछ अफवाह ये फैलती है कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। ये अफवाह इसका शाहजहाँ का जो दूसरा पुत्र शाहशुजा होता है फैलाता है। ये कहता है कि दारा ने शाहजहाँ को जहर देकर मार दिया है। ठीक है, शाहजहाँ जो था, इसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में सबसे अधिक प्रेम दारा से करता था। दारा शाहजहाँ के बीमार पड़ते समय दारा शाहजहाँ के पास था। तो उस समय शाहजहाँ के पास दारा था, जबकि औरंगजेब दक्कन में था, शाहशुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था। तो चारों पुत्रों में शाहजहाँ के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, शाहजहाँ सबसे अधिक दारा को प्रेम करता था और वो शासक बनने के सबसे ज़्यादा योग्य था। ठीक है, शासक बनने के सबसे अधिक योग्य था। तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध होता है। यह 14 फरवरी सन 1658 में लड़ा जाता है। 14 फरवरी सन 1658 में लड़ा जाता है। इस युद्ध में दारा जो होता है शाहशुजा को पराजित कर देता है।
शाह शुजा को पराजित कर देता है। यह बहादुरपुर का जो युद्ध होता है इलाहाबाद के समीप जगह है, वहाँ पे लड़ा जाता है। इस युद्ध में शाह शुजा को दारा सिकोह पराजित कर देता है। अगला युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। यह उज्जैन के पास युद्ध होता है। इस युद्ध में यह युद्ध 15 अप्रैल सन 1658 में होता है। यह युद्ध शाही सेना मतलब दारा सिकोह की सेना और औरंगजेब व मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं से मिलकर होता है, जिसमें औरंगजेब और मुराद बख्श जो होते हैं दारा की सेना को पराजित कर देते हैं। दारा की सेना को पराजित कर देते हैं। ठीक है, दारा की सेना को पराजित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। यह 29 मई सन 1658 में आगरा के समीप होता है। यह एक निर्णायक युद्ध होता है, मतलब यह एक निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध में दारा हार जाता है और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है। युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है। औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को आगरा के किले के अंदर मुजम्मल बुर्ज में कैद कर लेता है। अपने पिता शाहजहां को औरंगजेब आगरा के किले में कैद कर लेता है और अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। और अपना क्या करता है, राज्याभिषेक करवा लेता है। अगला जो युद्ध हुआ था उसे खजुआ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये इलाहाबाद के समीप हुआ था। इस युद्ध में सन 1659 में हुआ था खजुआ का युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब अपने भाई जो बंगाल का सूबेदार होता है शाह शुजा, उसे पराजित करता है। बाद में वह युद्ध का मैदान छोड़कर मतलब जब पराजित हो जाता है तो भाग जाता है तो अपने इसके पीछे अपने सैनिकों को औरंगजेब भेजता है, लेकिन जंगल में जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है शाह शुजा की। अगला युद्ध होता है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध होता है मार्च सन 1659 में होता है। यह युद्ध अजमेर के पास देवराई पहाड़ियों में लड़ा जाता है। इस युद्ध में दारा सिकोह जो होता है पराजित हो जाता है, भाग जाता है। एक मलिक जीवन नामक जमींदार होता है उसके पास चला जाता है, लेकिन वो मलिक जीवन जो जमींदार होता है वो विश्वासघात कर देता है और पकड़वा देता है दारा सिकोह औरंगजेब के सैनिकों द्वारा। औरंगजेब के सैनिक दारा को औरंगजेब के समक्ष पेश करते हैं। औरंगजेब उसे मृत्युदंड देता है और उसे विधर्मी कह करके मृत्युदंड देता है और काफिर बोलता है, क्योंकि बताया जाता है कि इस युद्ध में दारा ने इस्लाम धर्म का अपमान किया था। औरंगजेब ने अपने सभी विरोधियों को समाप्त कर दिया था और शासक बन गया था मुगल वंश का। इसके बाद दारा सिकोह की हम बात करते हैं। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। यह शाहजहां के समय में यह लाहौर का सूबेदार होता है, तो इसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। यह एक सहिष्णु था, सभी धर्मों को मानने वाला था। इतिहासकार लैनपूल ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। एक इतिहासकार लैनपूल हुए हैं जिन्होंने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। यह संस्कृत का विद्वान था, इसलिए इसने उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। संस्कृत का विद्वान था इसलिए इसने उपनिषदों को, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ उपनिषद को इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। शाहजहां को जब औरंगजेब कैद कर लेता है तो शाहजहां के अंतिम दिनों में कैद के इसकी बड़ी पुत्री जहांआरा इसके साथ होती है। शाहजहां की मृत्यु सन 1666 में हो जाती है, तो इसे आगरा में ताजमहल में इसकी पत्नी मुमताज़ के पास में ही दफना दिया जाता है। ठीक है, अब हम शाहजहां के निर्माण कार्यों की बात करेंगे। शाहजहां के निर्माण कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें आगरा का निर्माण कार्य और दिल्ली के निर्माण कार्य। तो हम पहले आगरा के निर्माण कार्यों की बात करते हैं। शाहजहां ने आगरा किले के अंदर आगरा महल, शीश महल, आगरा किले के अंदर मुजम्मल बुर्ज, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। मोती मस्जिद सफ़ेद संगमरमर की थी, जामा मस्जिद भी थी, आगरा किले के अंदर निर्माण करवाया था। तथा आगरा में नगीना मस्जिद और ताजमहल का निर्माण कराया था। आगरा में नगीना मस्जिद और ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, हम दिल्ली के निर्माण कार्यों की बात करते हैं। दिल्ली के निर्माण कार्यों में दिल्ली में शाहजहां ने एक शाहजहां नामक
शाहजहानाबाद नामक नगर को बसाया था, शाहजहानाबाद नामक नगर को बसाया था। और दिल्ली में एक कॉलेज दारुल ए बका कॉलेज की स्थापना की थी, दारुल ए बका कॉलेज की स्थापना की थी। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, लाल किला का निर्माण कराया था। लाल किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास और मयूर सिंहासन को बनवाया था। लाल किले के अंदर दीवाने आम व दीवाने खास को बनवाया था। इसके समय में चित्रकारिता को प्रसिद्ध बढ़ावा नहीं मिला था, मतलब बढ़ावा विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसके समय में प्रसिद्ध चित्रकार मीर हासिम और फखरुल्लाह निवास करते थे। प्रसिद्ध चित्रकार मीर हासिम और फखरुल्लाह निवास करते थे। यह संगीत का प्रेमी था। शाहजहां जो था वो संगीत का प्रेमी था। इसके समय प्रसिद्ध संगीतज्ञ लाल खां निवास करते थे। लाल खां जो थे तानसेन के दामाद थे। तानसेन जो अकबर के समय में संगीतज्ञ निवास करते थे, उन्हीं का दामाद लाल खां निवास करता था। ठीक है। इसके समय प्रसिद्ध हिंदी कवि जगन्नाथ निवास करते हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी और गंगाधर है। ठीक है। अब हम ताजमहल के निर्माण की बात करते हैं। ताजमहल को वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है। वफादार आशिक का खिराज के नाम से जाना जाता है। वफादार आशिक के खिराज के नाम से ताजमहल को जाना जाता है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके जो सफ़ेद संगमरमर के जो पत्थर थे वो मकराना नामक स्थान से लाए गए थे। सफ़ेद संगमरमर के पत्थर जो थे वो मकराना नामक स्थान से लाए गए थे। इसका जो वास्तुकार था, मतलब जो निर्माण करता तो था, वो उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था तथा मिस्त्री का नाम मोहम्मद ईसा खां था, जो एक ईरान का निवासी था। मोहम्मद ईसा खां जो था वो मिस्त्री था, वो ईरान का निवासी था। ताजमहल 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। यह 1631 से 1653 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था और इसके बनने में कुल 3 करोड़ 40 लाख का खर्चा आया था। हम लाल किला, दिल्ली के लाल किला की बात करते हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण सन 1638 में कराया था। तो सन 1638 में कराया था। इसे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का जो लाल किला था, शाहजहां ने दिल्ली के शाहजहां नामक नगर जो बसाया था, शाहजहां ने उसी नगर में दिल्ली का लाल किला बनवाया था। और जो लाल किला का वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद और उस्ताद हमीद थे। इसके शासनकाल में इटली का यात्री मनुची और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भारत आया था। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। शाहजहां ने अपने समय में सबसे अधिक सुंदर इमारतों का निर्माण कराया था। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।